अपने अपने हथियार। अब शुभम इस दुनिया में नहीं है और शायद उसकी यादें भी नहीं हैं। बस कभी कभार आंगन में खिले लाल गुलाब उस शुभम की याद दिलवा देते हैं। वैसे तो शुभम के साथ मेरी नज़दीकी रिश्तेदारी थी, परंतु मुलाकात जहाँ तक याद कर पाती हूँ सिर्फ एक मुलाकात ही याद आती है, और वो भी उस वक्त जब शुभम की शादी थी और वो एक छोटी सी स्टेज पर बैठा था। सही मायनों में उस मुलाकात को भी मुलाकात नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो मेरी आयु बचपन की थी और फिर मुलाकात भी बहुत छोटी सी थी। शुभम वैसे तो मेरी बहन का पति था, परंतु वो मेरी मौसी रजनी जी का जमाई था और रजनी जी का आर्थिक स्टेटस हमसे काफ़ी ऊपर था, इसलिए आना जाना कम ही था। शुभम से कभी मुलाकात नहीं हुई, परंतु उसका परिचय जब भी मिला तो एक शराबी के रूप में ही मिला, जो अपनी पत्नी को अक्सर पीटता रहता था। एक शराबी के रूप में जिसे पहचानते हुए बचपन गुजरा, उसकी मृत्यु की खबर कोई विशेष उत्सुकता जगा पाती ऐसा संभव नहीं था, परंतु जाना तो जरूरी था ही। अंतिम संस्कार से पूर्व एवं बाद में लोगों की जुबानी जो सुना उतना ही काफ़ी था उत्सुकता जगाने के लिए। और फिर वहाँ शुभम के माँ बाप और अन्य भाई आदि भी थे। मृत्यु तो अवश्यवाली है, उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु उत्सुकता एक दिन मुझे शुभम के गांव में ले गई। गांव से शुभम के बारे में मुझे जितना पता चला वो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करता है कि शुभम एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार व्यक्ति था। नई जानकारी उस जानकारी से एकदम उलट थी जो आज तक सुनने आया था। जिस बहन से शुभम की शादी हुई वो दिमागी तौर पर थोड़ी सी कम विकसित थी। बचपन में कभी सोचा नहीं, परंतु एक उम्र के बाद समझ में आ गया कि रजनी जी अपने आप में एक अजूबा थी और उस अजूबे के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। आज जब सोचती हूँ तो लगता है कि शुभम ना तो शराबी था और ना ही वो अपनी पत्नी को पीटता था, वो तो बस अपने हथियार इस्तेमाल कर रहा था। हर व्यक्ति के अपने अपने हथियार हैं और वही हथियार के दम पर अपनी लड़ाई लड़ता है। बस शुभम की कहानी भी इतनी सी ही है। रजनी जी ने अपनी कम विकसित बुद्धि वाली लड़की के लिए शुभम जैसे खूबसूरत और शरीफ लड़के को शादी के लिए कैसे राजी किया, यह तो एक रहस्य ही है, परंतु कैसे शुभम को मजबूर किया यह तो खुला खेल ही रहा है। शुभम गरीब घर से तो नहीं, अपितु अमीर घर से भी नहीं था। उसकी शादी जिस वक्त हुई वो अपने भाइयों के साथ ही काम धंधे में लग चुका था। शादी के एक सप्ताह बाद ही रजनी जी ने शुभम को अपने शहर में आकर रहने और वहीं कोई काम करने के लिए कह दिया। नहीं मानने की स्थिति में रजनी जी अपनी लड़की को ले आई और पुलिस की मदद से शुभम के माँ बाप, भाई और भाभियों को जेल यात्रा भी करवाई। शुभम की मृत्यु पर जब मेरी उसकी माँ से मुलाकात हुई तब पता चला कि शुभम के परिवार को जमानत लेने के लिए जो खर्च करना पड़ा वो उनकी वर्कशॉप बेचकर ही चुकाया गया था। सालों तक मुकदमेबाजी झेलने की क्षमता उनमें थी ही नहीं, लिहाजा शुभम ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने परिवार को छोड़कर चला आया। बेशक वह शराबी बन गया था, परंतु वो मजबूर नहीं था। उसके पास अपने हथियार थे और उसने रजनी जी और उसकी बेटी दोनों को पूरी जिंदगी परेशान किए रखा। शायद वो बदला ले रहा था, या शायद इस तरह कहा जाए कि रजनी जी और उसकी बेटी ने अपने हथियार इस्तेमाल किए और बदले में शुभम अपने हथियारों के साथ मैदान में उतर आया और उसने रजनी जी की जिंदगी को नर्क बना दिया। तो क्या शुभम गलत कर रहा था? मेरे विचार से तो नहीं। उसने वही किया जो उसके सामर्थ्य में था।
उसे रजनी जी के द्वारा गुलाम बना लिया गया था, परंतु उसकी आत्मा जिंदा थी और आखिरी सांस तक वो गुलामी का विरोध करता रहा। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।